अपरिचित कोई शब्द आते हैं तो उनको अपन जानने की जरूर कोशिश करते हैं, है ना। ठीक है, तो अपन नवंबर की करंट में आगे से बढ़ते हैं। और जैसा कि मैं आपको इसकी पीडीएफ भी साथ में उपलब्ध हो जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर भी होगी और व्हाट्सएप पर भी आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, टेलीग्राम के साथ व्हाट्सएप पर भी। तो अपन करंट में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करंट में एक सम्मेलन हुआ और वो सम्मेलन हुआ राज्य स्तरीय। राज्य स्तरीय वाटरशेड सम्मेलन। सम्मेलन का शुभारंभ। राज्य स्तरीय वाटरशेड से जैसे पता चल रहा है पानी के लिए, पानी को एकत्रित करने के लिए इस तरह का कोई सम्मेलन होगा जहां पर अपन जैसे छोटे छोटे गवर्नमेंट योजना चलाती हैं कि पानी को इकट्ठे करके बरसात का पानी हो, जैसे अपन खुदाई करके कुएं के टाइप में बड़े गहरे गड्ढों में बनाकर उनको पानी को इकट्ठा कर सके और ये पानी बाद में सिंचाई के काम आता है। तो इस तरह का वाटरशेड सम्मेलन आयोजन किया गया और ये सम्मेलन आयोजन किया गया उंडवा गांव, उंडवा गांव, और ये था खैरवादा पंचायत समिति, खैरवाड़ा पंचायत समिति कोटा में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया और वहां का शुभारंभ किया गया। और इसका शुभारंभ के लिए कौन गए? मदन दिलावर, जो राज्य पंचायत मंत्री हैं, राज्य मंत्री, जैसे अपन पंचायत राज मंत्री लिख रहे हैं डायरेक्टली, पंचायत मंत्री मदन दिलावर के द्वारा इस सम्मेलन का शुभारंभ किया गया, है ना। राज्य स्तरीय वाटरशेड सम्मेलन का हुआ, कहाँ हुआ? उंडवा गांव था और खैरवादा पंचायत समिति थी। कहाँ पे? ये कोटा में स्थित है। इसका आयोजन किया था। अब एक और, अब खैरवादा में एक चीज और हुई थी, बर्तन बैंक योजना की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? खैरवादा से बर्तन बैंक योजना की शुरुआत हुई थी। और ये बर्तन बैंक योजना क्या है? बड़ी रोचक योजना है वैसे ये बर्तन बैंक योजना। इसका उद्देश्य है प्लास्टिक का कम यूज, कि प्लास्टिक का यूज कम कैसे किया जाए, प्लास्टिक का उपयोग को कम कैसे किया जाए, इस बर्तन बैंक योजना का उद्देश्य है। अब जनरली ये प्लास्टिक का उपयोग कैसे कम करेंगे? गवर्नमेंट तो बहुत सारी स्कीम भी चलाती है, रोक भी लगाती है कि प्लास्टिक का उपयोग कम करो, मार्केट में अपन को पॉलिथीन वगैरह सब पे रोक लगा रखी है। लेकिन गवर्नमेंट ने बर्तन बैंक योजना के तहत एक अलग तरह की स्कीम चलाई और इस तरह इसमें स्कीम ये थी कि गवर्नमेंट स्टील के बर्तन उपलब्ध कराएगी। कब? जब कोई शादी समारोह हो, कोई फंक्शन हो, कोई घर परिवार में हो, तो अपन गवर्नमेंट से इस चीज का लाभ उठा सकते हैं कि गवर्नमेंट हमें इस चीज के बदले में अपन को स्टील के बर्तन या कंसेशन उस तरह के कुछ उपाय करेगी। और ये थे कि स्टील के बर्तन उपलब्ध कराएगी। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जब शादी ब्याह होते हैं तो सबसे ज्यादा उपयोग प्लास्टिक का ही होता है, चाहे वो प्लेट्स हों, चाहे चम्मच हों, चाहे छोटे मोटे खाने बनाने के लिए चीजें उपयोग में, खाना खाते समय सबसे ज्यादा पैकिंग में सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो प्लास्टिक का उपयोग होता है। तो एक बर्तन बैंक योजना अपन को इतना ही ध्यान रखना है कि बर्तन बैंक योजना किससे संबंधित है? वो प्लास्टिक का उपयोग कम करना है। कहाँ से स्टार्ट हुई? ये भी खैरवादा से स्टार्ट हुई थी। और वैसे अपन को वाटर साइड सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ से हुआ? उंडवा गांव से शुरुआत हुई। ये कहाँ पे? खैरवादा पंचायत समिति में कोटा में स्थित है। और ये किसने किया था? पंचायत मंत्री, राज्य पंचायत मंत्री मदन दिलावर जी ने इसका शुभारंभ किया था। अब एक और यहाँ से इसी टाइम पर साथ में शुभारंभ किया था, वो था मोबाइल बीज बैंक, मोबाइल बीज बैंक ऐप, मोबाइल बीज बैंक ऐप। इसमें ये भी बस एक जब योजना का शुभारंभ कर रहे थे मदन दिलावर जी, तो एक ये भी रख दिया वहां पर। और इसमें ये था जो वनस्पति बीज हैं, वनस्पति बीज बैंक है, सेंटर है गवर्नमेंट के, सेंटर वनस्पति बीज बैंक बना रखे हैं, उनकी मॉनिटरिंग करना,
क्या करना, वनस्पति बीज बैंक की मॉनिटरिंग करना। तो अपन ने कई सारी इंफॉर्मेशन इसके साथ अपने साथ आ गई। एक राज्य स्तरीय वाटरशेड सम्मेलन का शुभारंभ क्या हुआ, उंडवा गांव खैराबाद पंचायत समिति और कोटा में स्थित है। कई बार ऐसा होता है कि अपन को गांव लोकेशन नहीं दे रखी, खैरवादा दे दिया। कई बार ऐसा होता है खैरवादा ने देकर उंडवा गांव दे दिया, कई बार जिला ही दे दिया, तो ये कोटा में। ये किसने किया था, मदन दिलावर ने इसकी शुरुआत की थी। खैरवादा में एक और स्कीम स्टार्ट हुई थी, बर्तन बैंक योजना का शुरुआत की थी, और इसका उद्देश्य क्या था, प्लास्टिक का उपयोग कम करना। और साथ में एक और थी मोबाइल बीज बैंक, ये भी वहीं से शुरुआत की थी। इसका भी क्या था, वनस्पति बीज बैंक हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य था। ठीक है, तो एक ये अपनी इंफॉर्मेशन रही। आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और उसमें डिटेल से थोड़ा सा होगा, बाकी पॉइंट टू पॉइंट चीजें भी होंगी। उसके बाद अगला जो अपने पास इंफॉर्मेशन है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम दीर्घा का अनावरण। वंदे मातरम दीर्घा का अनावरण, इसका अनावरण किसने किया, इसका अनावरण किया वासुदेव देवनानी ने। और ये कौन है वासुदेव देवनानी जी, ये अपने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कौन, वासुदेव देवनानी। और इन्होंने किसका अनावरण किया, वंदे मातरम दीर्घा का अनावरण किया। और ये कहां पर किया, ये किया राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विधानसभा डिजिटल म्यूजियम में। ये राजस्थान विधानसभा का डिजिटल म्यूजियम है जो विधानसभा में अंदर स्थित है। वहीं पर ही एक वंदे मातरम दीर्घा का अनावरण किया है। वो किसने किया, वासुदेव देवनानी ने किया। और वासुदेव देवनानी कौन है, राजस्थान विधानसभा के क्या है, वो अध्यक्ष हैं। कौन है, अध्यक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद जल संचय एवं जन संचय, जन संचय एवं जन भागीदारी। जल संचय एवं जन भागीदारी में राजस्थान का स्थान, तो वो है तीसरा। कौन सा स्थान राजस्थान का, तीसरा, जिसमें फर्स्ट किसका है, गुजरात का। किसका है फर्स्ट, गुजरात का। तो अपन को याद यही रखना है, राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा। जल संचय जन भागीदारी, और इसको गवर्नमेंट ने एक दूसरा और नाम दिया शॉर्ट ट्रिकी के रूप में, इसका जो बना रखा है वो है जेसी और जेपी। इसको डायरेक्टली भी ऐसे पूछा जाता है, जेसी और जेवी में राजस्थान का कौन सा स्थान है, या जल संचय और जन भागीदारी में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो वो है कौन सा है, तीसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद सरकार में भजनलाल सरकार है, तो उसकी भी एक इंफॉर्मेशन, सीएम भजनलाल। सीएम कौन है राजस्थान का, भजनलाल ही तो है। सीएम भजनलाल ने सरदार एट 150, कौन सा, सरदार एट 150 के तहत, ये अजीब लगे थोड़ा सा, यमुना प्रवाह यात्रा का शुभारंभ। ये कहां से किया है, ये जयपुर से किया है। कहां से किया है, जयपुर से शुभारंभ किया है इसका। जनरली एक यमुना प्रवाह यात्रा है, ये बेसिकली 8 राज्यों से होकर गुजरेगी,
और सरदार, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी 150वीं जयंती पर, किस पर, 150वीं जयंती के लिए ये युवाओं ने एक यात्रा शुरू की है जो 8 राज्यों से शुरू हुई है। वो जयपुर में कहाँ से शुरुआत की है, ये जयपुर से शुरुआत की है। किसने की है, सीएम भजन लाल ने इसकी योजना की शुरुआत की है, एक इस यात्रा की शुरुआत की है। फिर है राष्ट्रीय जल मिशन का क्षेत्रीय सम्मेलन। जल मिशन का, ये इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, पहला पहला क्षेत्रीय सम्मेलन। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, जयपुर में। कहाँ हुआ इसका, जयपुर में। जल से पता चल रहा है जल मिशन है, तो ये किसने शुरुआत किया, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसका आयोजन करता कौन है, जल शक्ति मंत्रालय इसका आयोजन करता है। और ये देश में 4 जगह आयोजन होगा। कितनी जगह, देश में से कितने आयोजन होंगे, देश में 4 आयोजन होंगे। और उसमें से पहला कहाँ आयोजन हुआ है, जयपुर में पहले का आयोजन किया है। देश में ऐसे 4 आयोजन होंगे, जिसमें पहला कहाँ पर आयोजन किया है, जयपुर में, राष्ट्रीय जल मिशन। और इसका जो जिस आयोजन करता है वो कौन है, जल शक्ति मंत्रालय इसका आयोजन करता है। ठीक है, उसके बाद सीएम द्वारा जनजातीय गौरव दिवस, सीएम द्वारा जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ। सीएम द्वारा जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। और ये कहाँ पे किया गया है, कहाँ पे किया गया है, ये किया है डूंगरपुर में। कहाँ पे किया है, डूंगरपुर में। कहाँ पे किया है इसका आयोजन, डूंगरपुर में इसका आयोजन किया है। किसका, जनजातीय गौरव दिवस का। किसका, जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन कहाँ पे किया है, डूंगरपुर में किया है। किसने किया है इसका शुभारंभ, सीएम द्वारा किया। सीएम कौन है, भजन लाल जी। अब है आहवा आईडी। क्या, इसका उपयोग जनरली सबने किया होगा। थोड़ा बहुत हॉस्पिटल जाते हैं तो इसका काम पड़ ही जाता है कहीं न कहीं। अब ये है क्या, आभा आईडी है क्या, इसके वजह से फुल फॉर्म देखें, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ। क्या है आभा आईडी, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ। अब इसमें क्या है, एक ऐप है, किसका, आभा का ऐप है। जब भी अपन जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो एक दो लाइन लगे होते हैं जनरली काउंटर पे। एक तो अपन डायरेक्टली अपने आधार कार्ड से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और दूसरा आप आभा आईडी को अपने ऐप फोन में ऐप पे स्टोर करके रखिए, स्कैन करिए, उनके पास डायरेक्टली सारी आपकी इन्फॉर्मेशन उनके साथ चली जाएंगी। पर आभा पर क्या, अपन को पहले से लॉगिन करा होना चाहिए। तो इसे आभा आईडी में सर्वाधिक जो आईडी बनाने वाले हैं वो राजस्थान तीसरे स्थान पर है। आभा आईडी में राजस्थान का कौन सा है, राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का तीसरा स्थान है। और इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य से संबंधित सारी रिकॉर्ड होते हैं। यदि आपने आप ऐप लगा रखा है, ऐप स्टोर कर रखा है और उसमें अपनी डिटेल भर रखी है, तो उसमें स्वास्थ्य से संबंधित रिकॉर्ड, स्वास्थ्य से संबंधित रिकॉर्ड होते हैं, जिसमें आपने कोई भी आपकी जांच हुई है, आपने डॉक्टर को दिखाया है, कंसल्ट किया, आपकी कोई रिपोर्ट आई है, तो इस आभा ऐप पर आपको सब कुछ डिटेल मिल जाती है। ठीक है, और उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, राजस्थान का तीसरा स्थान है ना। ठीक है।
उसके बाद है सोलर प्रोजेक्ट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा प्रोजेक्ट, सोलर ऊर्जा इसको अपन ऐसे कहते हैं, सोलर ऊर्जा एंड बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित हुआ है? ये स्थापित हुआ है पुंगल बीकानेर में। कहाँ स्थापित हुआ है? पुंगल बीकानेर में। इसमें क्या, पुंगल बीकानेर में सोलर ऊर्जा, पता ही चल रहा है, सूर्य की ऊर्जा से जो ऊर्जा बनती है उसका स्टोरेज के लिए, है ना, कि जो भी सूर्य से ऊर्जा बन रही है, अब उसका स्टोरेज इतनी सारी उपयोग नहीं होती, तो उसके स्टोरेज के लिए भी अलग अलग जगह केंद्र बनाए हुए हैं, तो उनके लिए बैटरी स्टोरेज के रूप में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, और वो प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है? पुंगल बीकानेर में। ये देश का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है, देश का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट है। कहाँ पे ये है पुंगल बीकानेर में, ठीक है। उसके बाद है पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना, है ना। इसमें क्या था कि जो अपने रूफटॉप है उस पे अपन को पैनल लगाने थे, किसके? सोलर ऊर्जा के पैनल लगाने थे। तो इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? इसमें राजस्थान का स्थान है पांचवा। कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। किसमें? पीएम सूर्य घर योजना में। किसमें स्थान है पांचवा? पीएम सूर्य घर योजना में पांचवा राजस्थान का स्थान है। और उसमें भी फर्स्ट किसका है? इसमें भी फर्स्ट है गुजरात का। फर्स्ट किसका है इसमें? गुजरात का है। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। किसमें? पीएम सूर्य घर योजना में, जिसमें छत पर अपन रूफ पे छत पर क्या लगाते हैं? सोलर प्लेट लगाते हैं। तो उनको लगाने में राजस्थान का कितना, कौन सा स्थान है? पांचवा। पहला किसका है? गुजरात का। अब राजस्थान में एक जिंक पार्क स्थापित किया है ना, राजस्थान का पहला जिंक पार्क स्थापित, ये किया है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। कहां पे किया है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया चित्तौड़ में राजस्थान का पहला जिंक पार्क स्थापित किया है। कौन सा? पहला क्या? जिंक पार्क स्थापित किया है। कहां पे किया है? ये किया है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, जिंक पार्क, है ना। जिंक पार्क कहां पे? राजस्थान में चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। है ना। अब राष्ट्रीय जो ग्रामीण मंत्रालय उसके लिए उसने एक कार्यशाला का आयोजन किया। किसने? राष्ट्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। किसका किया? कार्यशाला का। और ये किया है उदयपुर में। ये कहां पे किया है? उदयपुर में। कहाँ पे किया? ये उदयपुर में। और इसकी जो थीम थी, आधार था, किसके लिए आयोजन किया? जनरली कार्यशाला का मतलब क्या हुआ कि एक जगह सम्मेलन से हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें उस सब्जेक्ट के विशेष विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाती है, उसके बारे में कोई नई क्या हो सकता है, या पुरानी जो रिसर्च है उनके बारे में जनता को बताया जाता है, आम पब्लिक के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन होता है कार्यशाला में, है। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। वो कहाँ पे आयोजन किया गया? उदयपुर में आयोजन किया गया। और एक इसका आधार क्या था? कृषि एवं पशुधन पर। किस पर चर्चा करनी थी? इस पर कृषि एवं पशुधन पर। किस पर चर्चा करनी थी इसको? कृषि एवं पशुधन पर, है ना। ठीक है, एक सेकंड। उसके बाद
आंकड़े आते रहते हैं कुछ। तो दूध उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। और ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। दूध उत्पादन में सेकंड स्थान है राजस्थान का। और ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? फर्स्ट। है ना? दूध उत्पादन में तो सेकंड है और ऊन उत्पादन में फर्स्ट है। उसके बाद एक ट्रेन चलाई गई अश्विनी के द्वारा, और उसका ट्रेन का नाम था स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस। क्या नाम था? स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस। नाम से पता चल रहा है स्वर्ण नगरी कौन सी है, तो वो है जैसलमेर से। जैसलमेर से फलौदी, जोधपुर होते हुए दिल्ली तक। है ना? क्या नाम उसका ट्रेन का? स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस। एक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट की है जैसलमेर से और दिल्ली के लिए। वो कहाँ को गुजरेगी? वो गुजरेगी जोधपुर होते हुए दिल्ली जाएगी। है ना? अब एक चीज, हर एग्जाम में जब करंट अच्छी खासी पूछी जाती है तो एक युद्ध अभ्यास हमेशा पूछे जाते हैं। युद्ध अभ्यास ये मानना कि कहीं न कहीं हमको पूछा ही जाता है, वो कैसे राजस्थान में आयोजन हुआ, किस-किस के मध्य आयोजन हुआ, कौन-सा। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली युद्ध अभ्यास से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, है ना? तो अपन ऐसा ही युद्ध अभ्यास देते हैं, मरु ज्वाला युद्ध अभ्यास। क्या नाम है? मरु ज्वाला युद्ध अभ्यास। मरु ज्वाला युद्ध अभ्यास। इसका पहला प्रश्न बनता है कि कोई भी युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजन किया? इसका था जैसलमेर व बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र में आयोजन किया इस युद्ध अभ्यास का। जैसलमेर और बाड़मेर के आसपास की। अब जनरली एक फिक्स जगह होती है कि एक पोखरण में यहाँ पर, ये ऐसा युद्ध अभ्यास का कि एक फिक्स एरिया नहीं था, पूरे जैसलमेर और बाड़मेर के जो पूरे बॉर्डर एरिया उसको कवर किया गया था। अब इसका जो मेन क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? सेना की मारक क्षमता का परीक्षण। क्या था? सेना की मारक क्षमता का परीक्षण। है ना? और इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया था मुख्य रूप से। अलग अलग तरह से राजस्थान में बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास चलते ही रहते हैं कभी कभी, चाहे वो किसी देश के साथ हो, चाहे खुद का युद्ध अभ्यास हो। तो इसमें ये एक था सेना की मारक क्षमता का परीक्षण। और इससे ही जुड़ा हुआ था एक ऑपरेशन त्रिशूल। क्या था? एक ऑपरेशन त्रिशूल भी इसी का हिस्सा था। इसके अलावा भारतीय सेना ने एक और ऑपरेशन चलाया, उसका नाम था हेलीबॉर्न ऑपरेशन। क्या था? हेलीबॉर्न ऑपरेशन। और इस हेलीबॉर्न ऑपरेशन का उद्देश्य था जो सीमावर्ती इलाकों में, है ना, जो सीमावर्ती इलाके, वहां पे कोई भी घुसपैठ होती है, कई बार क्या है दुश्मन छिपे होते हैं, जासूस होते हैं। हमेशा कोई भी सीमा बॉर्डर पे होते हैं तो वहां सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो दूसरे देश के जासूस पाए जाते हैं। तो उन जासूसों को या दुश्मन देश के ऐसे कोई देश के विरुद्ध गतिविधि कर रहे हैं तो उनका पता लगाना, उनका सर्च करना, ये क्या चलाया था? हेलीबॉर्न ऑपरेशन। ये भी इसी का हिस्सा था। किसका? मरुज्वाला युद्ध अभ्यास का। किसका हिस्सा था ये भी? मरुज्वाला युद्ध अभ्यास का। अपन को सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखें, मरु से वैसे ही पता चल रहा है कि मरुस्थल में हुआ होगा, जैसलमेर बाड़मेर के आसपास हुआ होगा। इसका मेन उद्देश्य क्या था? सेना की मारक क्षमता को पता लगाना। और इसके साथ ही एक और ऑपरेशन त्रिशूल भी इसका ही हिस्सा था। इसके अलावा एक और चल रहा था हेलीबॉर्न ऑपरेशन। और हेलीबॉर्न ऑपरेशन क्या था? इसमें जो भी दुश्मन देश के या जो देश के विरुद्ध गतिविधि का कोई ऐसा छिपके कोई काम कर रहा है, जो गाँव में ढानियों में जो चुपचाप से रह रहा है, उनके बारे में, इसके बारे में पता लगाना। वो कौन सा था? हेलीबॉर्न ऑपरेशन था। ठीक है?
उसके बाद एक राइफल का पढ़ते हैं अपन, शेर AK 203, AK-47 नहीं, शेर AK 203, इसका नाम क्या है, शेर AK 203। ये स्टील से बनी स्वदेशी राइफल है, स्टील से बनी स्वदेशी राइफल है ना। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया है, इसका परीक्षण किया गया है जैसलमेर में। शेर AK 203 राइफल का परीक्षण कहाँ किया गया है, जैसलमेर में किया गया है। ये स्टील से बनी स्वदेशी राइफल है और ये बनाया है भारत और रूस दोनों ने मिलकर ये राइफल बनाई है। भारत और रूस दोनों ने मिलकर ये शेर AK 203 राइफल बनाई है, जो पूरी तरह स्टील से बनी हुई है। तो ये अपने 5-7 पॉइंटों के बारे में बेसिक बेसिक अपन ने अभी देखा। इनकी भी मैं मेरा ये है कि हर 3 दिन में एक वीडियो, और वीडियो में छोटी छोटी 10 से 15-20 इंफॉर्मेशन हो बस, और उनके साथ थोड़े से नोट्स हों और थोड़े से ही उनके MCQ हों, जिससे वो कवर हो सकें और 15-20 मिनट में आप इन चलते फिरते इन वीडियो को कभी भी रिवीजन कर सकें। नो डाउट कि लगभग कम से कम 1 महीने के 8 से 10 वीडियो हो जाएंगे, और 15-15 20-20 मिनट के आप उनको 3 दिन में यदि आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ोगे तो वो याद होने में थोड़ा आसानी रहेगी। एक साथ रिवीजन भी होगा एक बार, और इनका MCQ नोट्स दोनों चीजें आपको उपलब्ध जाएंगी। जितना इंफॉर्मेशन होंगी, जितने नोट्स होंगे, उनका ये है कि MCQ कंप्लीट कवर होगा। जनरली मार्केट में जो MCQ मिलते हैं वो बहुत कम कवर होते हैं, या तो फिर आधी से इंफॉर्मेशन कवर करते हैं, या 10-20 इंफॉर्मेशन आपको MCQ दे दिए पूरे महीने में, या 2-3 महीने में 20 MCQ दे दिए। तो अपन उसकी जगह थोड़ी सी है कि MCQ बढ़ाएंगे, जिससे उनका रिवीजन और याद करना थोड़ा सा आसान रहे। थैंक यू। आप देखते रहिए थोड़े थोड़े वीडियो और करंट्स के साथ मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करिए। मैं आपको नवंबर से और जुलाई तक कंप्लीट करंट कराऊंगा। थैंक यू।